समावेशी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। जब भी कोई चीज समावेशी होगी ना तो उसका अगेंस्ट जाना हमेशा मुश्किल होगा। तो जुड़ना चाहता हूं तो अमीर भी है, अगर मैं गरीबों के साथ जुड़ूंगा तो गरीब भी है। इसके बाद जो टॉपिक है कांग्रेस टॉलरेंस एंड इट्स मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। गरीब लोगों को ना फ्री में कुछ भी नहीं देना, थोड़े पैसे लेकर दे दो। उससे क्या होगा, जो डिसीजन लेने में दूसरे भी जो सेक्शन थे उनका भी रोल बढ़ जाएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो? हम नेचर ऑफ डोमिनेंस पढ़ रहे थे भाई, पता चल गया? क्लास 12th चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस, नेचर ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी, ये पढ़ रहे थे। हमें इस बात का पता चल गया कि पहले 3 चुनाव में कांग्रेस की सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हर जगह गवर्नमेंट बनी। कुछ अपवाद थे, कुछ एक्सेप्शंस थे, वो भी हमने देख लिए थे। और जो ये 1952 से लेकर 1952 से ही क्यों लिया, क्योंकि पहला चुनाव 67 तक इसको कांग्रेस डोमिनेंस का काल बोला जाता है, ईरा ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस। ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कांग्रेस डोमिनेंस जो इन 3 इलेक्शंस में था उसके क्या कारण थे। उसका पहला कारण पढ़ा था भाई, जो हेरिटेज ऑफ नेशनल मूवमेंट, जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत थी वो कांग्रेस के साथ थी। दूसरा हमने पढ़ा था, ये पिछली क्लास में कर लिया, दूसरा पढ़ा था कि जो कांग्रेस का संगठन है वो इतना वाइड था, वो गांव तक था, गांव का कंट्री साइड तक, हर गांव में कांग्रेस की यूनिट्स थी। ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था इसका इनकल्सिव नेचर, जिसको अभी पढ़ना है, इनकल्सिव नेचर, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, अभी डिटेल में कर लेंगे। फोर्थ इसका बताया था क्रिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी ऑफ पंडित नेहरू, और एक लास्ट बताया था आवर इलेक्टोरल सिस्टम। और वो इलेक्टोरल सिस्टम ने कांग्रेस की कैसे मदद करी है, क्योंकि हमारे यहां पे है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और उसके बेनिफिट्स कैसे कांग्रेस को मिले वो हमने देखे थे। अब है नेचर ऑफ डोमिनेंस। इसका मतलब क्या है, देखो इनकल्सिव नेचर है, ध्यान रखना भाई। इनकल्सिव नेचर का मतलब है समावेशी प्रकृति। समावेशी प्रकृति का मतलब है सबको साथ लेकर चलने की प्रकृति, सबको साथ लेके चलना है, ऐसी प्रकृति थी। देखो दूसरा इसी में इसका क्या मतलब है, सोशल कोएलिशन। कांग्रेस पार्टी एक सामाजिक गठबंधन थी, आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। जो कांग्रेस पार्टी एक वैचारिक गठबंधन भी थी। देखिए क्या होता है, एक समय और आएगा कांग्रेस के डोमिनेंस का, उसमें ये प्रकृति बदल जाएगी, वो देखेंगे कैसे। समावेशी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। जब भी कोई चीज समावेशी होगी ना तो उसका अगेंस्ट जाना हमेशा मुश्किल होगा। मान के चलो ये क्लास है हमारी, इसमें 20-30 बच्चे जितने भी हैं, जितने आप देख रहे हो, हम सब बैठे हैं, ठीक है। और इस क्लास में हम कांग्रेस पार्टी है। आप सबको क्या पता है कि भाई हम मान लिया 12th में है, तो 12th को तो छोड़ के भाग नहीं सकते। 12th क्लास को मानो कांग्रेस। 12th क्लास में अलग अलग विचारधाराओं के बच्चे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, अलग अलग सेक्शंस के बच्चे हो सकते हैं, सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, गरीब अमीर किसी भी जाति का, कोई अपर कास्ट कोई लोअर कास्ट, जो भी हमारे समाज में प्रचलित हो सकते हैं ना। बट इनके कारण क्या आप 12th क्लास से अलग हो सकते हो? नहीं। 12th क्लास सबको जोड़े हुए है।
कांग्रेस क्या था, एक अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर था इसकी। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला क्या होता है? छाता है, उसमें हर चीज को समाहित कर रखा है। जैसे 12th क्लास है, उस 12th क्लास के कारण आप सभी जुड़े हो, गरीब भी, अमीर भी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, जो भी आपकी क्लास में अलग अलग हर जाति के लोग, हर विचारधारा के लोग, शरीफ भी, थोड़े एडवांस भी, चंचल भी, इंटेलिजेंट भी, कमजोर भी हो ना, सारे के सारे आप सबको एक साथ करने वाला फैक्टर क्या है? वो आपकी क्लास। भाई 12th है, 11th है, जिस भी क्लास में हो। तो ये जो कांग्रेस पार्टी है ना, एक ये सोशल कोएलिशन थी और एक ये आइडियोलॉजिकल कोएलिशन थी। सोशल कोएलिशन कैसे, हमें पता होना चाहिए। 1885 में कांग्रेस की स्टेब्लिशमेंट हुई थी, 1885। उस समय इसको ये मान के चलो भी ब्राह्मणों की पार्टी माना जाता था, अपर कास्ट की, ठीक है। पर फिर आंदोलन शुरू हुए देश की आजादी के, महात्मा गांधी जी से जुड़े, और जितने आंदोलन होते रहे, इसका जो सोशल बेस है ना, वो बढ़ता चला गया। जो एक सिर्फ शहरों तक कोई पार्टी सीमित थी शुरुआत में, आजादी से पहले की मैं बात बता रहा हूं, वो अब गांव गांव तक, घर घर तक पहुंच गई। आजादी के बाद इसका, अब हमने देखा भी था भाई, इसका ऑर्गेनाइजेशन कितना स्ट्रोंग है। तो आज के दिन, इस समय, इस टाइम पीरियड में 1952 से लेकर 67 तक, इसमें वुमेन, मैन, पुअर, रिच, भाई अपर कास्ट, मतलब डिफरेंट कास्ट्स, रिलीजन, डिफरेंट रिलीजन्स, सब आदमी थे। अगर मान के चलो ये सब हैं यहां और मैं हूं बाहर, मुझे जुड़ना है। अगर मैं औरत हूं तो औरत कांग्रेस में, मैं उनके साथ जुड़ूंगा तो भी कांग्रेस में जुड़ना होगा। अगर मैं अमीरों के साथ जुड़ना चाहता हूं तो अमीर भी हैं, अगर मैं गरीबों के साथ जुड़ूंगा तो गरीब भी है, ठीक है। तो सब इसमें है, तो सभी कांग्रेस से ही जुड़ रहे थे। कोई भी पार्टी या कोई भी ऐसा था ही नहीं जो कांग्रेस से अलग था। भारत को कांग्रेस का पर्यायवाची माना जाता था, कांग्रेस इज इक्वल टू इंडिया, क्योंकि एक सोशल कोएलिशन थे। समाज के प्रत्येक सेक्शन के लोग, समाज के, सोसाइटी के प्रत्येक सेक्शन के आदमी इसमें शामिल थे, तो इसलिए इसको एक सोशल कोएलिशन बोला जाता है। अगर इसको आइडियोलॉजिकल कोएलिशन की बात करें, देखो बहुत तरीके की विचारधारा प्रचलित होती है हमेशा। सारी की सारी विचारधाराओं को रिप्रेजेंट करने वाले, चाहे सोशलिस्ट हों, चाहे कैपिटलिस्ट हों, भाई चाहे कम्युनिस्ट हों, लिबरल हों। देखो यहां पे हम समाज के वर्गों की बात कर रहे थे, सोसाइटी के, तो हमने सोसाइटी में जितने भी वर्ग प्रेजेंट होते हैं उनका नाम लिखा। अब है ये विचारधारा, सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी विचारधारा। समाजवादी का मतलब है जहां पे सरकार का ज्यादा कंट्रोल होगा, सरकार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती होगी, ठीक है। इनको बाद में हम डिटेल में पढ़ लेंगे। कैपिटलिस्ट का, इसको दोबारा लिखो, कैपिटलिस्ट का मतलब होता है जहां पे पूंजीवादियों का बोलबाला हो, जो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के फेवर में हो, पूंजीवाद के फेवर में हो। कम्युनिस्ट का मतलब है जहां पे हर चीज पे सिर्फ और सिर्फ सरकार का शासन हो, सरकार की ओनरशिप में हो देश में हर चीज। लिबरल्स का मतलब होता है उदारवादी, लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। लिबरल्स हों, एक्सट्रीमिस्ट हों, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है अतिवादी। मॉडरेट हों, जो बीच के रास्ते में विश्वास रखते हो, और भी कोई भी विचारधारा, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, वामपंथी, दक्षिणपंथी, कोई भी, जितनी भी विचारधारा किसी देश में प्रेजेंट हो सकती हैं, सारी की सारी विचारधारा कांग्रेस में थी।
मान के चलो हम सारी विचारधाराओं के आदमी बैठे हैं, लोग हमने जोड़ने हैं नए। तो हमने किसी आदमी से बात करी, उसकी विचारधारा सोशलिस्ट है, तो वो भी तो कांग्रेस से जुड़ जाएगा ना आकर, जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सोशलिस्ट आदमी भी कांग्रेस में है। अगर कोई पूंजीवादी विचारधारा रखने वाला है तो पूंजीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति भी हैं। कोई अगर लिबरल है तो लिबरल भी है। कोई एक्सट्रीमिस्ट है, अतिवादी है, तो वो भी है। इस प्रकार से कांग्रेस एक आइडियोलॉजिकल कोएलिशन भी थी। ध्यान है भाई, ये ठीक है। कांग्रेस की इनकल्सिव नेचर है, अम्ब्रेला जैसा, जिसमें हर प्रकार के विचारधारा, हर प्रकार के सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबका इसमें रिप्रेजेंटेशन है और सबको साथ लेकर चलने वाली है ये पार्टी। इसका ये नेचर है, ठीक है। इसके बाद जो टॉपिक है, कांग्रेस टॉलरेंस एंड इट्स मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस। देखिए, कांग्रेस टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस, ये क्या होता है ध्यान से देखो। फैक्शंस का मतलब होता है अपोजिट विचारधारा के लोग, विरोधी से गुट, गुटबाजी एक किस्म की। कांग्रेस कैसे अपने फैक्शंस को मैनेज करती थी, ध्यान दो। देखो, मान के चलो हमें कोई कानून बनाना है कि भाई 18 साल से ऊपर महिलाओं को वोटिंग राइट दे या ना दे। अब एक फैक्शन है, एक गुट है, एक अपोजिशन के लोग हैं जो सामान्य विचारधारा से थोड़े अलग आइडिया रखते हैं। वो ये कहते हैं कि महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक सेक्शन के बोल रहे हैं, एक फैक्शन के बोल रहे हैं कि महिलाओं को वोटिंग राइट होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अपने तर्क बताओ क्यों नहीं होना चाहिए। उसने तर्क बताई, फिर हमने दूसरे से पूछा भाई तुम बताओ, तो उसने अपने तर्क बताए। लास्ट में एक सहमति बनाने की कोशिश करी, जिसके तर्क अच्छे थे, जो अपनी बात को जितने अच्छे से जस्टिफाई कर पा रहे थे, उसकी बात को हमने मान लिया, ठीक है। फैक्शंस का मतलब समझ गए ना भाई। देखो, इसमें कांग्रेस की इस मैनेजमेंट में है ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी। एक तो कंप्रोमाइज, भाई ऐसा नहीं था कि भाई हम कंप्रोमाइज करेंगे ही नहीं, हम समझौता बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। एंड इनकल्सिवनेस, इनकल्सिवनेस का मतलब है सबको साथ लेके चलना है। कांग्रेस में ये था ही नहीं कि भाई ये अपोजिट बोल रहा है तो इसको बाहर निकाल दो। हम पूरी कांग्रेस क्या कोशिश करती थी, उसको समझाने की, उसको अपने साथ लेकर चलने की, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज और इनकल्सिवनेस है ना, ये कांग्रेस के बड़े चरित्र का हिस्सा थे। और जब किसी भी चीज का ऐसा चरित्र होगा तो अपोजिट में जाना मुश्किल है, ठीक है। फिर भी देखिए हमने क्या करा भाई, दूसरा कोई कानून लिया। अब भाई बात करनी है कि जो समाज का गरीब वर्ग है उसकी गरीबी कैसे दूर हो। इसने बताया कि भाई गरीब लोगों को है ना सब कुछ फ्री देना चाहिए, एक फैक्शन ऐसा बोल रहा है। दूसरा बोला नहीं, गरीब लोगों को ना फ्री में कुछ भी नहीं देना, थोड़े पैसे लेकर दे दो। थोड़े तो पैसे लो, अगर बिल्कुल फ्री दोगे तो वो क्या हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे, और उनके है ना काम करने की जो इच्छा शक्ति है, कैपेबिलिटी हो, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अच्छा तर्क है। किसी तीसरे फैक्शन ने एक और बात बोली कि इनको पैसों में दो, सरकार इनको सक्षम बनाए, हाँ पर सारी चीज खरीदे पैसे से, सरकार इनको फ्री मत दो, बट सरकार क्या करे, इनको सक्षम बनाए, एजुकेशन दे, अच्छी हेल्थ दे, ताकि ये आज के समय के साथ आगे आए और अपनी जरूरतों को पूरा करे पैसे देकर। तीनों बात होगी। अब सब ने इनके पक्ष में विपक्ष में तर्क दिए, और लास्ट में क्या करा, जिस चीज को लेकर आम सहमति बनी वो कानून पास होगा। तो अब इस वाले को भी पता है, हाँ भाई हमें मौका मिला था पूरा,
और ये भी सहमत है, वो भी सहमत है, और वो भी सहमत है। जैसे एक और एग्जांपल, कानून बन रहा है कि भी कैसी इकोनॉमी अपने देश में लागू करें। ठीक है, एक ने बोला कि हमारे यहाँ ना समाजवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, एक बोला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि सरकार की भूमिका ज्यादा हो, प्राइवेट लोगों को काम करने की कम छूट हो, ऐसी व्यवस्था हो, सरकार के हाथ में हो। प्राइवेट, ऐसे ब्रिटिश जो अंग्रेज आए थे ना, वो भी प्राइवेट कंपनी थे। प्राइवेटों को छूट दोगे तो हो सकता है वो देश को फिर से लूट ले। तो सरकार के हाथ में ये चीजें होनी चाहिए। जो दूसरा वो बोला नहीं, पूंजीवादी होनी चाहिए। भाई सरकार सारे काम कैसे करेगी? अगर सारी चीजें सरकार देखेगी तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर हम पूंजीवादियों को मौका देते हैं तो बड़े बिजनेस करेंगे, लोग अपनी जोन में एबिलिटी है उसको इनहांस करके बड़े बड़े काम करेंगे, और ये देश के डेवलपमेंट के लिए भी सही है। फिर एक ग्रुप बोलता है ऐसा करो, मिक्स्ड इकोनॉमी ले लो। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जिसमें दोनों ही, जो चाहे समाजवादी है, सोशलिस्ट है, चाहे कैपिटलिस्ट है, दोनों ही जो इकोनॉमीज हैं, जो दोनों ही व्यवस्थाएं हैं, उनके इंपॉर्टेंट चीजें उसमें शामिल कर लो। बोले कैसे होगा भाई? ये कैसे होगा? जो गरीब तबका है ना, एक बेसिक नेसेसिटी होती है लोगों की, बेसिक नेसेसिटी होती है रोटी, कपड़ा, मकान, और उसमें थोड़ा और जोड़ो हेल्थ और एजुकेशन। ये चीजें सरकार के हाथ में होनी चाहिए, ताकि अगर वो कंपीट ना कर सकें इस प्रतिस्पर्धा भरे युग में, अगर उनके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी ना आए, तो भी कम से कम वो जिंदा रह सके। हाँ, इनको छोड़ के जो भी चीज है वो प्राइवेट के लिए छोड़ दो। जो बेसिक नेसेसिटी की जरूरत है, हेल्थ है। अब देखो, मान के चलो लगभग 50% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अगर ये सरकारी स्कूल ना हो तो हो सकता है बच्चे घर पे बैठे रहें। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं भाई जो शिक्षा नहीं दे सकते, तो सरकार को क्या करना चाहिए? उनकी शिक्षा को खत्म कर दे? नहीं। तो जो बेसिक जरूरतें हैं ना, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोटी, कपड़ा, मकान, कम से कम ये चीजें सरकार के हाथ में हो, ताकि जरूरतें लोगों की पूरी हो सके, वो सरवाइव कर सके। इसके बाद जो अपना डेवलपमेंट करना है वो फिर वो प्राइवेटाइजेशन से करे, फिर प्राइवेट चीजों में वहां से खरीदें, फिर प्राइवेट लोगों को मौका दिया जाए। फिर से भाई सहमति बन गई तो हमने मिक्स्ड इकोनॉमी बना ली। ठीक है, ये तरीका था मैनेजमेंट ऑफ फैक्शंस का। कांग्रेस में उस समय ना कोई, देखो जितने भी पॉलिटिशियन थे, वेदर दे आर ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजी, उनकी अलग अलग आइडियोलॉजी भी थी, बट उसके बाद भी एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट थी, मतभेद थे, मनभेद नहीं थे। और जब तक मनभेद नहीं होता ना, तो कोई भी पार्टी से निकलना मुश्किल था। इसलिए कांग्रेस का नेचर था उस समय ऐसा। अब अगर इसी टॉपिक में थोड़ा अगर हम आगे बढ़े, और जो ये इंटरनल फैक्शनिज्म है ना, ये इंटरनल फैक्शनिज्म है, जो आंतरिक ये फैक्शन है कांग्रेस में, वर द स्ट्रेंथ ऑफ कांग्रेस, नॉट वीकनेस। इससे इसका क्या मतलब है? अगर एक घर में विरोधी आदमी होंगे तो भाई वो वीकनेस होगी या स्ट्रेंथ होगी? नॉर्मली तो वीकनेस बोला जाएगा। अगर घर में है सब एक दूसरे की बात को नहीं मानते तो वीकनेस है। पर कांग्रेस के अंदर जो इंटरनल फैक्शन थे ना, ये इसकी ताकत थे। कैसे? अभी एक्सप्लेन भी कर दिया। इससे क्या होगा? बहुत सारी चीजें बाहर निकल के आएंगी, और जो लास्ट में डिसीजन लिया जाएगा ना, वो बेस्ट होगा। और हर आइडियोलॉजी को स्थान दिया गया, हर आइडियोलॉजी के अच्छे पॉइंट लेकर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लगाए। ठीक है, अगर हम किसी विचारधारा को बिल्कुल सिरे से इनकार कर दें तो उस विचारधारा में बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं। कोई भी विचारधारा बिल्कुल पूरी तरीके से गलत या पूरी तरीके से सही नहीं होती। अगर हम किसी एक विचारधारा को गलत मान के इग्नोर कर रहे हैं तो जो उसका अच्छा पार्ट है हम उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो इंटरनल फैक्शंस थे ना, जो इनमें सारी विचारधाराएं थी और साथ मिलके रहना था,
तो हर विचारधारा का जो भी अच्छा पॉइंट था, जो समाज के हिसाब से ठीक था, जो भारत जैसे देश में अप्लाई हो सकता था, जो भारत जैसे देश की मदद कर सकता था, उसको अपनाया। और एक बात और देखो कि भाई मान लिया हमारे यहाँ ना सब कुछ नया था, हमें नहीं पता था गरीबी कैसे दूर होगी। अब अगर हम दूसरे देश का एग्जाम्पल नहीं ले सकते, मान लिया हम सोचे भाई अमेरिका ने कैसे गरीबी दूर करी, हम भी ऐसे ही कर ले। भाई वहां की ज्योग्राफी अलग है, वहां के आदमी अलग हैं, वहां के ढंग अलग हैं। वो पॉलिसी जरूरी नहीं भी भारत में अप्लाई हो। अमेरिका के पास ज्यादा रिसोर्स है, हमारे पास उतने ज्यादा रिसोर्स नहीं है। अमेरिका सबको फ्री खिला सकता, हम नहीं खिला सकते। तो हमारे लिए सब कुछ नया था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी भी ये बिल्कुल सही है या ये सही है या ये सही है। हम आम सहमति बनाकर काम करते थे, इसलिए ये हमारी मजबूती थी, कमजोरी नहीं। ठीक है। और एक लास्ट टॉपिक अगर इसी चैप्टर की बात करें हम, इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज। विपक्षी जो विपक्षी पार्टी है उनका इमरजेंस कैसे हुआ कांग्रेस में, इसका ये लास्ट टॉपिक है भाई। ठीक है, देखो ध्यान दो, जो अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी का मतलब कांग्रेस से निकल के फिर कांग्रेस के खिलाफ खड़े हो जाना, ये कैसे इनकी इमरजेंस होती है और फिर इनका जो इमरजेंस हुई उसके फायदे क्या था। देखिए कैसे निकलती है, मान के चलो कब कोई पार्टी मतलब कांग्रेस से आदमी बाहर निकल के कोई दूसरी पार्टी कब बनाएगा। एक छोटे से एग्जाम्पल से इसको समझो। मान के चलो हम सभी कांग्रेस के सदस्य हैं और डिस्कशन हो रहा है कि भाई भगवान है या नहीं। पहले दिन मेरे रात को मैं सो रहा था, एक आदमी हूं मैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, भगवान मेरे पास आए और उन्होंने ये बता दिया कि भाई मैं हूं। ठीक है, क्लियर होगा भाई, मैंने साक्षात देख लिया। फिर अगले दिन असेंबली में बहस शुरू हुई, भाई भगवान है या नहीं, सब मना कर रहे हैं। क्या मैं प्रूव कर सकता हूं भगवान है कि नहीं? मैं प्रूव नहीं कर सकता, भले ही मैंने देखा है। वो ये कह रहे हैं नहीं है, बट उसके बाद भी क्या मैं मान जाऊंगा इस बात को? नहीं है ना, तो मैं उनकी मान सकता क्योंकि मैंने तो देख लिए हैं, और ना वो मेरी मान रहे क्योंकि मैं प्रूव नहीं कर पा रहा। तो मैं क्या करूंगा, और वो ये कानून बना दे भाई भगवान नहीं है, तो उस स्टेज में मैं क्या करूं? मैं वहां ये नहीं देखूंगा भाई ये कांग्रेस वाले सहमति है, भाई ज्यादा मेजोरिटी इनके पक्ष में है तो मैं इसकी बात मान लूं क्योंकि मैंने तो देख रखा है। तो मैं क्या करूंगा, कांग्रेस से बाहर निकल जाऊंगा। कांग्रेस की पता खास बात क्या थी, वहां पे वोटिंग सिस्टम नहीं था। वोटिंग सिस्टम बहुत ऐसे रेयरेस्ट केसेस में वोटिंग डलवाई गई। वोटिंग का क्या मतलब है, मान लिया एक पक्ष जिसके पक्ष में ज्यादा वोट पड़े हैं वो जीतेगा और जिसके पक्ष में कम पड़े हैं वो नहीं जीता। तो इसका क्या मतलब होगा, कम वोट पड़ने का मतलब ये नहीं हो गलत है, वो उनके साथ सहमत है। दोबारा समझो, मान लिया एक कानून बनाना है और इस कानून पे मेजोरिटी है इस तरफ, कुछ आदमी ऐसे हैं जो मेजोरिटी के खिलाफ हैं, वोटिंग डल गई और ये जीत गए। तो जो ये मेजोरिटी के खिलाफ थे क्या ये मान लेंगे कि भाई हम गलत थे इसलिए हमारे हैं? नहीं, ऐसा वोटिंग होगी ना, जो वोटिंग से क्या होता है, सही गलत का नहीं पता चलता, कौन किसके पक्ष में है इस बात का पता चलता है। तो कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था थी, वोटिंग नहीं करवाएंगे नॉर्मल केस में, नॉर्मल हम सहमति बनाएंगे ताकि सब सहमत हो। वोटिंग का मतलब है गलत सही हम ढूंढ नहीं पा रहे, इसके पक्ष में ज्यादा आदमी है, मान लिया कोई गलत भी काम हो और उसके पक्ष में भी ज्यादा आदमी होगी तो गलत काम भी ठीक होगा। तो जो बाकी बच गए जो इस चीज के अगेंस्ट थे वो सहमत नहीं है, बट कांग्रेस ने क्या करा, वोटिंग की बजाय आम सहमति की कोशिश करी थी। बट यहां पे देखो, अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा था वो मैं मेरे साथ सहमति नहीं बना पा रहे, वो ये कह रहे हैं भगवान नहीं है और मैंने तो देखा है। तो मैं क्या करूंगा, पार्टी से निकल जाऊंगा। ये ऐसे होता है इमरजेंसी। और जो आज की जितनी भी पार्टियां हैं ना आज की, उनकी सब की जड़ें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से निकली है। अब इन पार्टियां को, छोटी छोटी पार्टी थी, हमने पहले इलेक्शन में भी देखा, सेकंड इलेक्शन में भी देखा। पहले इलेक्शन में क्या हुआ था, तरवनकोर, मद्रास, उड़ीसा, वहां पे अलग
कम्युनिस्ट पार्टी को सीट मिली थी। दूसरे में देखा था भी केरला में कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, दो तीन पार्टी आपके इसमें बुक में भी दे रखी हैं, वो सारी पार्टियां थी, भले ही वो थोड़ी थी, छोटी थी, बट उसके बाद भी उनका फायदा था भाई। क्या फायदा था? सबसे पहला तो इन्होंने अपने जो डेमोक्रेटिक चरित्र है ना देश का, डेमोक्रेटिक करेक्टर, उसको जिंदा रखा भाई। डेमोक्रेटिक चरित्र का मतलब क्या होता है कि भाई एक नहीं है, यहां पे बहुत सारी पार्टियां हैं। बहुत सारे देश क्या जहां पे एक पार्टी है, वो डेमोक्रेटिक चरित्र का देश नहीं माना जाएगा। भारत में जो भले ही छोटी थी वो, बट उसके बाद भी लोकतांत्रिक चरित्र को जीवित रखा। दूसरा क्या है, लोगों के सामने और भी विकल्प रखे। कांग्रेस नो डाउट सबसे बड़ी पार्टी है, जीतती भी आ रही है, बट उसके बाद भी अल्टरनेटिव जीवित रखे कि भाई अल्टरनेटिव है। अगर कल को कांग्रेस नहीं भी होगी ना, तो भी अल्टरनेटिव है। और इन पार्टियों का चाहे थोड़ा लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभाओं में भी रिप्रेजेंटेशन था, तो इन्होंने नीति निर्माण को भी प्रभाव, जो डिसीजन मेकिंग थी, जो हम पॉलिसी मेकिंग थी, उसमें अपना प्रभाव डाला है। ये जो अपोजिशन पार्टी है, मैं पढ़ा रहा हूं या आप लोग पढ़ रहे हो, जो अपोजिशन पार्टी है उस समय, उनका कोई इंपॉर्टेंस था कि नहीं था? पहली बात तो अपोजिशन पार्टी उस लेवल की थी ही नहीं कि अपोज कर सके। जितनी भी थी उनका अपना इंपॉर्टेंस था। उसने भारत के डेमोक्रेटिक चरित्र को जीवित रखा, साथ में एक अल्टरनेटिव दिया, और यह भी बताया भाई अगर एक पार्टी होती ना, एक पार्टी का क्या मतलब है, वो एंटी डेमोक्रेटिक हो सकती है। कांग्रेस को एंटी डेमोक्रेटिक होने से रोक के रही। कांग्रेस जब भी ऐसा होता ना भी मैं हूं सबसे बड़ी, तो कोई ना कोई अपोजिट पार्टी आगे खड़ी होगी, वो भी इलेक्शन में भाग ले रही है। कांग्रेस को पता चल गया अगर हम गलत काम करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तो हो सकता है अगले चुनाव में इन पार्टियों के लोग साथ आदमी आए और इनको जीतने का मौका मिल जाएगा। तो एंटी डेमोक्रेटिक होने से रोका भाई इन जो पार्टी थी। ठीक है, इसके बाद एक प्रिंसिपल होता है डेमोक्रेसी का, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल बेस्ड क्रिटिसिज्म। इसका क्या मतलब? प्रिंसिपल बेस्ड क्रिटिसिज्म, ठीक है। इसका क्या मतलब है? सिद्धांतों के आधार पर आलोचना करना। कांग्रेस बैठी है, अपने रूल रेगुलेशन बना रही है, उसमें सॉरी अपोजिशन के भी नेता है, तो क्रिटिसाइज करा। अगर कोई भी क्रिटिसाइज करने वाला नहीं होगा ना, कोई भी आपके फैसले पर सवाल उठाने वाला नहीं होगा, तो संभव है आप गलत भी डिसीजन ले लें। जब भी आप कोई डिसीजन लेने वाले होते हो और आपका कोई क्रिटिसाइज कर देता है, आलोचना करता है, तो आप उस डिसीजन को दोबारा सोचोगे। दोबारा सोचने से फायदा क्या होगा? अगर उसमें कुछ नेगेटिविटी है सच में, तो निकल के आ जाएगी और उसको हम और ज्यादा मतलब प्योर डिसीजन बना देंगे। जो ये क्रिटिसिज्म था ना, प्रिंसिपल सिद्धांतों के आधार पे, इसने भी भाई भारत में व्यवस्था को बनाए रखा और बैलेंस ऑफ पावर सुनिश्चित करा भाई। ठीक है, और इन्हीं पार्टियों ने, ये जो छोटी छोटी पार्टी थी, भविष्य के लिए बड़ी पार्टियां और बड़े नेता तैयार कर दिए, है नहीं? जो आज बड़े बड़े नेता हैं वो इन्हीं छोटी छोटी पार्टियों से निकल कर आए हैं। आज तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो। और जैसे 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 जो कांग्रेस का ये नेचर था, जो इनकल्सिव नेचर है, ये कम होता गया, उसी प्रकार से धीरे धीरे नई पार्टियां, अपोजिशन मजबूत होता गया और फिर धीरे धीरे कांग्रेस सिस्टम समाप्त भी हुआ। आज कांग्रेस सिस्टम समाप्त हो चुका है, आज भी और पहले भी इतिहास में हुआ है।
क्योंकि जब तक नेचर है ना सबको साथ लेकर चलने का, तब तक ही सब आपके साथ है। और जब आप ये सोचोगे मेरे अकॉर्डिंग चले सब, तो फिर उनको साथ लेकर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लास्ट एक डेफिनेशन की बात करेंगे भाई, कांग्रेस सिस्टम ये क्या होता है। अब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कांग्रेस सिस्टम का कई बार जिक्र आया है। अब ये होता क्या है, देखो ये जो काल था ना 1952 से लेकर 67 तक का काल, ये कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन दोनों ही तो कांग्रेस थी इस समय। जब रूलिंग पार्टी सरकार चलाने वाली भी और सरकार का विरोध करने वाली पार्टी कांग्रेस ही थी। कांग्रेस के अंदर जो डिफरेंट सेक्शंस थे ना, जो डिफरेंट आइडियोलॉजी के आदमी थे, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे भाई उसमें थे। और ये क्या करते थे, डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेते थे। और इस प्रकार इस दौरान चाहे स्टेट है चाहे कोई सेंटर है, हर जगह पे कांग्रेस का ही राज था। कोई एक नाम मात्र की अपोजिशन पार्टी थी, पर है ना यहां पे ही इसमें ही इतनी सेक्शंस थे। डिसीजन मेकिंग में इनका अपना प्रेशर था, अपना रोल था। हम सोशलिस्ट डिसीजन ले रहे हैं तो जो कैपिटलिस्ट विचारधारा वाले व्यक्ति हैं वो भी इनके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। उससे क्या होगा, जो डिसीजन लेने में दूसरे भी जो सेक्शन थे उनका भी रोल बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से इस समय के दौरान कांग्रेस ने रूलिंग पार्टी के साथ साथ एक अपोजिशन पार्टी का भी काम करा, और इसी व्यवस्था को हम कांग्रेस सिस्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम का मतलब है, फिर से ध्यान दो कि कांग्रेस ही रूलिंग पार्टी है, कांग्रेस ही अपोजिशन पार्टी है। कांग्रेस के आदमी ही कानून बना रहे हैं, कांग्रेस में ही शामिल आदमी ही उन कानूनों का अपोज कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल व्यक्ति ही कुछ उसमें अमेंडमेंट को रिकमेंड कर रहे हैं, कांग्रेस में शामिल व्यक्ति ही उन कानूनों को साथ दे रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। इस प्रकार सारा का सारा, चाहे वो पक्ष है चाहे विरोध है, सब कांग्रेस में ही था, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, 1952 से 1967 तक। इस कारण इस दौर को कांग्रेस सिस्टम के नाम से जाना जाता है। 2-3 पार्टी हैं भैया, आपकी बुक में सिंपल सिंपल नोट्स में वो भेज दूंगा, उनको एक बार पढ़ लेना, उस टाइम पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, मेरी तरफ से ये सारा चैप्टर कंप्लीट होगा। जितनी भी क्लास हुई उनको बार बार देखो और पढ़ो, इसके नोट्स खुद भी बनाओ। देखो खुद बनाने हैं, मैं भेजूंगा नो डाउट, बट उसके बावजूद भी खुद भी तो कोशिश करनी है। एग्जाम तो खुद को ही देना है। बुक पढ़ो, हमेशा ध्यान रखना है, एक तो क्लास, एक जो मैं नोट्स भेजूं वो, और तीसरी जो अपनी एनसीईआरटी की बुक है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, अगर समझ आया है, ठीक है, थैंक यू, बाय।